हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपकी नई वर्कशीट जो कि तत्वों पर है, यानी कि एलिमेंट्स पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पे आपकी वर्कशीट दिख रही है। आज हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। जो वर्कशीट है हमारी वो टेढ़ी ली है हमने, क्योंकि जो ग्राफिक्स हैं वो हमें एक रेशो में लेने पड़ते हैं। तो इसी वजह से आज मैंने इसको टेढ़ा लिया है। तो प्लीज़ आप कुछ देर के लिए इस चीज़ को मैनेज कर लेना, ओके। तो तत्व पे है आपकी वर्कशीट। तत्व को जानने से पहले कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें आपका जानना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, तब अच्छे से क्लियरिफाई होगा कि तत्व क्या होते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ और स्लाइड्स लगाई हैं इसके अंदर जो आपकी वर्कशीट से हटके। पहले उन्हें देखेंगे और उसके बाद दोबारा अपनी वर्कशीट पे वापस आएंगे। शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ आखिर में होते क्या हैं? तो पहली बात तो ये जो स्लाइड दिख रही हैं या फिर ये जो टॉपिक है हमारा तत्व का, यह आपके सेकंड चैप्टर जो कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है वहीं से उठाया गया है। तो हमारी नज़र में शुद्ध का मतलब क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि शुद्ध घी है, शुद्ध तेल, शुद्ध नमक। तो शुद्ध का मतलब जो आजकल हमारी नज़र में है वो ये है कि जो असली चीज़ें होती हैं, जो शुद्ध चीज़ें होती हैं, उसके अंदर जो कृत्रिम रूप से चीज़ें बनाई जाती हैं वो ना मिलाई जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको घी का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपको पता है कि घी कैसे बनता है। गाय या भैंस का घी, किसी का भी हो सकता है, उनके दूध देने के बाद उसको दही बना के और मथ के और फिर घी निकाला जाता है। लेकिन आजकल बाज़ार में कृत्रिम रूप से जो है वो घी बनता है और हम मानते हैं कि अगर इन दोनों टाइप के घी को अगर मिला दें तो जो घी है वो अशुद्ध हो जाएगा। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है। आप बाज़ार में देखना, आप अगर बाज़ार से घी खरीदते हैं तो आप उनसे पूछेंगे, दुकानदार से जब हम पूछते हैं कि भाई शुद्ध घी है या थोड़ा सा लो क्वालिटी का घी है आपके पास, तो उनके प्राइस में भी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमारी नज़र में शुद्धता ये है, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी नज़र में शुद्धता का अर्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ आखिर में होते क्या हैं? तो जो शुद्ध पदार्थ हैं उन जिन कणों से वो मिलके बनते हैं उन कणों का आकार, रंग, रूप, बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं लोहे की या फिर सोने की, चांदी की, तो उनका जो रंग है, उन जिन कणों से ये मिलके बन रहे हैं वो कण बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। जैसे मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पे लोहे के पार्टिकल्स लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ये मैंने गोल शेप बनाई, इनका कलर एक जैसा है और ये आकार में लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो हर एक पदार्थ जिसको हम शुद्ध कहना चाहते हैं उसके कणों की बनावट, रंग, आकार सब कुछ सेम होता है। उसके अलावा इनको अगर हम तोड़ना चाहें तो ये आगे नहीं टूटते। मतलब जैसे लोहे का बड़ा टुकड़ा है, उसको अगर आप तोड़ते जाओगे तो वो लोहा ही रहेगा, वो टूटने के बाद कुछ और नहीं बनेगा। या उसके कणों को अगर हम विभाजित करते हैं तो वो किसी दूसरे पार्टिकल में नहीं बदलते, वो लोहे के पार्टिकल्स ही रहेंगे। इसी तरीके से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, गलनांक और कमंथनांक जो होता है वो स्थिर रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल पानी का दे रही हूँ यहाँ पे। शुद्ध पानी की हम जांच कैसे करेंगे कि पानी शुद्ध है या नहीं है? तो हम पानी को उबाल के देखेंगे। अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, इसका मतलब वो पानी शुद्ध है, यानी कि एक स्थिर बॉइलिंग पॉइंट है, कमंथनांक है जल का, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर उतने पर जल उबलता है तो वो शुद्ध है, अगर उससे कम या ज़्यादा है तो इसका मतलब वो अशुद्ध है। इसी तरीके से लोहे का, नमक का, सल्फ़र का, ये जितने भी तत्व हैं, ये इनका जो मेल्टिंग यानी कि गलनांक है और कमंथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, वो स्थिर होते हैं, हर एक तत्व के लिए निश्चित है वो। उसके अलावा इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अभिलाक्षणिक गुण जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। चाहे कैसा ही टाइम हो, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं वो प्रॉपर्टीज़, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद जो है हमारा उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, नमक और ऑक्सीजन।
नमक जो है वो NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब आप सोचोगे कि मैडम सोडियम अलग है और क्लोराइड अलग है, तो ये शुद्ध कैसे हो सकता है? जब कभी भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और वो इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं कि उनके बीच में विभेद करना मुश्किल हो जाता है, तो भी उस पदार्थ को हम शुद्ध मानेंगे। दूसरी बात, ये दोनों जो है सोडियम और क्लोराइड जो है वो अभिक्रिया करने पर एक पदार्थ बन जाता है, जैसे कि नमक। तो उस एक पदार्थ के गुण जो है वो हमेशा समान रहते हैं, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन को हम किससे दर्शाते हैं? O2 से। तो O2 जो है, O2 के गुण हमेशा समान रहते हैं, वो कभी भी बदलते नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रकार। जो पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ, वो दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक होते हैं। वो एक जैसे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको लोहे का एग्जांपल दिया था, पार्टिकल्स जो क्या थे, एक जैसे थे, सेम, उनका रंग, रूप, आकार, बनावट सब एक जैसी थी। यौगिक जो होता है वो दो पदार्थों का मिश्रण होता है, दो तत्वों का, होता शुद्ध ही है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको नमक का एग्जांपल दिया था, तो नमक क्या था? सोडियम और क्लोराइड जो है अभिक्रिया करने पर नमक बनता है, एक पदार्थ बन जाता है, तो इसे हम यौगिक कहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है तत्व और यौगिक में, पदार्थ दोनों ये शुद्ध हैं। इससे पहले जो हमारी दो वर्कशीट हमने की हैं, निलंबन और कोलाइडल विलयन की, उसमें हमने जो मिश्रण लिए थे या जो सॉल्यूशंस लिए थे वो अशुद्ध पदार्थ थे, ठीक है। तो उन्हें हम मिश्रण की कैटेगरी में रखते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ आगे दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, तत्व और यौगिक में, और जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं वो मिश्रण कहलाते हैं। तो मिश्रण हम पढ़ चुके हैं, शुद्ध पदार्थ हमने अब समझ लिया। इसके बाद आगे आते हैं तत्व की डेफिनेशन। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ऐसे पदार्थ जिन्हें और आगे विभाजित ना किया जा सके तत्व कहलाते हैं। उदाहरण है सल्फर और सोडियम। तो मैंने आपको बताया था ऊपर जब शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन में कि जो कण होते हैं उन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते, उनको तोड़ने पे वही कण मिलते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलता, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अच्छा, ये जो तत्व हैं ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बनते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण उन परमाणुओं के जैसे ही होते हैं जिन परमाणुओं से ये मिलके बनते हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र और मिश्रित रूप में मिलते हैं, यानी कि प्योर फॉर्म में भी मिलते हैं और कुछ जो होते हैं वो मिश्रित रूप में मिलते हैं, जिसको हम बाद में रिफाइन करके प्योर फॉर्म में भी ला सकते हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। जो द्रव हैं वो 3 हैं, ठीक है। 3 ही तत्व हैं जो द्रव हैं, 11 तत्व ऐसे हैं जो गैस रूप में पाए जाते हैं, और बाकी जो बच गए वो ठोस रूप में पाए जाते हैं। ये जो तत्व हैं बेटा, जब से शुरुआत हुई है इनको खोजने की, तब से इनका नंबर जो है वो स्टेबल नहीं है, बढ़ता जा रहा है। जब शुरुआत में ये तत्व खोजे गए थे तो इनकी संख्या मेरे ख्याल से 54 थी। उसके बाद जब मैं 9th क्लास में थी, आज से 12-13 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे जो तत्व थे वो 108 थे। और आज के टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं तो तत्व कह रहे हैं कि लगभग 129-30 तत्व जो है वो अब तक खोजे जा चुके हैं। तो ये नंबर जो है तत्वों का कि कितने तत्व पाए गए हैं, ये स्टेबल नहीं है। तो ये जो तत्व मैंने अभी आपको बताए हैं वो गैसीय रूप में कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये गैसीय रूप में मिलते हैं। उसके अलावा 3 ही हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रोमीन, गैलियम और मरकरी, और जो बाकी बच गए वो ठोस में। इसमें आपका फास्फोरस है, सल्फर है, सोडियम है, पोटेशियम है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ आपको ऊपर दिख रहा है प्रकार, धातु, उपधातु और अधातु। यहाँ पे मैंने उपधातु के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आपको धातु और अधातु का ज्ञान हो जाता है तो उपधातु जो है वो समझना ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम धातु की बात करते हैं। डेफिनेशन जब पूछी जाती है हमसे धातु की, तो हम कहते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखते हैं धातु कहलाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे हमें परमाणु को अच्छे तरीके से जानने को मिलेगा कि परमाणु क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मैंने आपको बताया है कुछ देर पहले ही कि जो पदार्थ है, सभी जो तत्व है वो परमाणुओं से मिलके बने हैं, ठीक है। अब परमाणु के अंदर जो है वो 3 चीज़ें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है, और उसी तरीके से प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो इनको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर एक तत्व उस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, छोड़ देता है, तो उस तत्व पर धन आवेश रह जाता है, और धनावेश रहने की वजह से वो तत्व धातु कहलाता है। इसी तरीके से अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता यानी कि धारण करने की क्षमता रखता है। जैसे ही वो तत्व इलेक्ट्रॉन को धारण करता है, उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है, और जिसकी वजह से वो अधातु बन जाता है। अब हम आगे इसके गुण धर्म देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है हम साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहला जो भौतिक गुण दे रखा है कि ये आघात वर्धनीय होते हैं, यानी कि अगर हम इनको हथौड़े से पीटते हैं, धातुओं की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हम धातुओं को हथौड़े से पीटते हैं तो इनको पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चांदी, सोना, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। आपने अपने घरों के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, वो असल में एल्यूमिनियम की धातु जो होती है उसको पीट पीट कर उसकी पतली शीट्स बनाई जाती हैं। तो इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। ये केवल धातुओं में पाई जाती है, अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। उसके बाद है तन्यता। तन्यता का अर्थ होता है खींच कर लंबी तार के अंदर बदल देना। धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि उनको जो है पतली तार में बदल दिया जाता है, डक्टिलिटी जिसे हम कहते हैं। आपने देखा होगा कॉपर के, एल्यूमिनियम के, लोहे के तार बनते हैं, तो ये इसी गुण की वजह से जो है इनको तारों के अंदर बदला जा सकता है तन्यता के गुण के कारण, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। उसके बाद धातु जो होती हैं वो चमकीली होती हैं, जबकि अधातु चमकीले नहीं होते। लेकिन इन दोनों ही केसेस में कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या कह रहे हैं कि धातु चमकीली होती है, लेकिन 3 धातु ऐसी हैं जो चमकीली नहीं हैं, जिसमें है मरकरी और गैलियम। इसके अलावा अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट और आयोडीन 2 ऐसी अधातु होती हैं जो चमकती हैं। धातु जो होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम को। या मैंने लिखा भी है सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, यानी कि धातु जो होती हैं वो कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसी धातु होती हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जबकि अधातु जो है वो ठोस और गैस दोनों ही अवस्था में पाए जाते हैं। जो धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि जो ऊष्मा होती है उसे और विद्युत बिजली को एक छोर से दूसरे छोर तक, मान लीजिए हमारे पास एक लोहे की रॉड है या फिर एल्यूमिनियम का कोई टुकड़ा है, तो अगर हम उसे ऊष्मा के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही जल्दी उसके एक छोर से दूसरे छोर तक ऊष्मा जो है वो पहुंच जाती है। और इसी तरीके से विद्युत के अंदर भी ये गुण काम करता है, यानी कि ये दोनों जो हैं वो बहुत ही अच्छे सुचालक हैं। जबकि अधातु जो होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ऊष्मा और विद्युत को यह अपने में से आर पार नहीं होने देते। एग्जाम्पल देती हूँ आपको लकड़ी का। लकड़ी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो जल जाती है, लेकिन ऊष्मा को एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं पहुँचाती। ठीक है, और यही काम है विद्युत के लिए। उसके बाद है छठा, ये ध्वनिक होते हैं। धातु जो होते हैं ध्वनिक होते हैं। ध्वनिक का मतलब है कि जब आप उसके ऊपर चोट करते हैं तो उनमें से साउंड निकलती है। ये साउंड टन टन, छन छन कुछ भी हो सकती है, जबकि जो अधातु होते हैं वो ध्वनिक नहीं होते, यानी कि उनको ऊपर जब चोट करते हैं तो वैसी ध्वनि नहीं निकलती जैसी धातु में से निकलती है। अब एक और गुण है 7th, जो मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों को लिखना है, वो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो धातु होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं, यानी कि उच्च ताप पे ही इनको जो है
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जबकि अधातु का जो क्वंतनांक और गलनांक है वो निम्न होते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब उपधातु का टॉपिक जो है लास्ट, उपधातु क्या है। तो ऐसे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों ही प्रकार के गुण रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ गलती से अधातु लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर लेना। उपधातु कहलाते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और इसे देख के अच्छे से आप अपनी वर्कशीट को करेंगे और साथ ही जो क्वेश्चंस हैं आपकी वर्कशीट के अंदर वो आज मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, वो क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।